नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी गद्य का 12वां लेसन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह एक निबंध है, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेखक परिचय कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ सन 1864 में। अब पहला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1864 में हुआ। और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में। पहला क्वेश्चन, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे। अब इनके पिता का क्या नाम था? तो पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, मतलब अलग अलग गोत्र होती थी, तो ये कान्यकुब्ज गोत्र के ब्राह्मण माने जाते थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया कि ये स्वाभिमानी थे और इन्हें किसी कारणवश कुछ समय पश्चात, पहले तो इन्होंने देखा कि चलो अब स्कूली शिक्षा होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो चलो मैं भी उसमें कुछ सहायता करता हूँ, इसलिए इन्होंने रेलवे में नौकरी की। लेकिन स्वाभिमानी थे ये इन्हें, तो स्वाभिमान होने की वजह से ऐसा कुछ कारण रहा जिसकी वजह से कुछ ही समय के पश्चात इन्होंने रेलवे से वह इस्तीफा दे दिया और वह नौकरी छोड़ दी। आप सन 1903 से लगाकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन में जुड़े रहे। जो पत्रिकाएं होती थी तो उन पत्रिका के संपादन में 1903 से 20 तक जुड़े रहे। क्वेश्चन नोट करें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो सरस्वती पत्रिका का कब किया गया? 1903 से 1920 तक। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। तो इनका जन्म तो हुआ 1864 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1938 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, मतलब सबसे मिलनसार प्रवृत्ति के थे और अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए हैं। मतलब इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया और सभी क्षेत्रों में इन्होंने साहित्य रचनाएं की हैं। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके, हिंदी व्याकरण के कुछ इन्होंने नियम बनाए, उन्हें स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। हिंदी व्याकरण के नियम बनाए और हिंदी गद्य की भाषा का इन्होंने परिष्कार, मतलब उसको और आगे बढ़ाया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इनके समकालीन जो कवि या लेखक थे, जब भी इनसे कुछ सलाह मशवरा करते तो उन सबकी इन्होंने मदद सहायता की। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान यानी सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। ये द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से उत्थान, जो हिंदी साहित्य में द्वितीय उत्थान काल है, उसे द्विवेदी काल कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है और इनके द्वारा ही जो खड़ी बोली होती है उसे भी काव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। द्विवेदी जी ने भारतीय जाति परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया। एक प्रासंगिक एवं विवेकसम्मत परंपरा का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इन्होंने किसी प्रकार की, मतलब कोई रूढ़िवादिता नहीं अपनाने के बारे में बताया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता, परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। इनके द्वारा रचनाएं, मौलिक रचनाएं, काव्य, मंजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मौद, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर गद्य और अनुदित रचनाएं हैं। विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु रंगिनी, भामिनी विलास, रघुवंश,
वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता, गद्य, ये सब इन्होंने इन रचनाओं का इन्होंने साहित्य में इन रचनाओं को लिखा है। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय की, जो पाठ दे रखा है उसके बारे में कि किस बारे में और क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत निबंध जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह एक निबंध है। यह निबंध महिला मौत शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। जो अपन ने देखा इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं महिला मौत, तो महिला मौत शीर्षक से ही यह निबंध लिया गया है। इसे आप पेंसिल से अंडरलाइन करें कि यह निबंध कहाँ से लिया गया है। तो यह महिला मौत शीर्षक निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन भी बनता है कि स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन कहाँ से लिया गया है। तो महिला मौत शीर्षक से लिया गया है। ये प्रश्न भी आप नोट कर दें, महिला मौत शीर्षक से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और ये प्रथम कब प्रकाशित हुआ था? 1914 में सितंबर। और कहाँ? सरस्वती पत्रिका में। और किस शीर्षक से? पढ़े लिखों का पांडित्य, इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने लगी। स्त्री के शिक्षा यहाँ पर बताया गया है कि 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान समाज एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन जो ऐसा कर रही हैं उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को, मतलब घटिया सोच को अकाटे तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। साथ ही इसमें इन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। अर्थात ये जो पाठ परिचय है, इस पाठ परिचय में बताया गया है कि लेखक ने इस निबंध में स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों की डट कर खबर ली है। मतलब जो लोग मानते हैं स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनके बारे में बताया। और उनके द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों का भी खंडन किया है। उनका मानना है संस्कृत के नाट्यों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यह तो माना जा सकता है कि संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र संस्कृत नहीं बोल सकती थी, लेकिन संस्कृत न बोल पाना उनके अनपढ़ होने की निशानी नहीं है। इसके साथ ही उस समय प्राकृत का चलन था, अतः प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ नहीं कहा जा सकता है। स्त्री शिक्षा के संबंध में तर्क देते हुए लेखक ने गार्गी, मंडन, मिश्र की पत्नी रुक्मणी आदि के उदाहरण देते हुए बताया है कि ये स्त्रियां पढ़ी लिखी ही नहीं थी बल्कि विदुषी भी थी। मतलब यह कई घंटों वाद विवाद भी करती थी। इसलिए जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे समाज की उन्नति में बाधा डालने के अपराधी हैं, वे समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेखक का मानना है कि शिक्षा बहुत व्यापक है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषय हो सकते हैं। अंत में लेखक निवेदन करता है कि यदि प्रचलित शिक्षा में दोष है तो उस पर बहस होनी चाहिए और उसमें संशोधन होना चाहिए। मतलब उसमें हमें सुधार करना चाहिए, किंतु उसे अनर्थकारी नहीं मानना चाहिए और न स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की जानी चाहिए। मतलब स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए, उसके बारे में बताया है। अब देखो हम इस निबंध का भी अध्ययन करते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, शोक यानी दुख, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना
उनके और ग्रह सुख के नाश का कारण समझते। कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया तो यह क्या हमारे घर की सुख शांति से छीन जाएगी। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग और ऐसे मतलब अनपढ़ लोग नहीं, जो पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित लोग हैं वे ही ऐसा मानते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेज में भी शिक्षा पाई है, मतलब इतने पढ़े हुए हैं, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जो कॉलेज स्कूलों की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और उनकी क्या सोच है, वे स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में बताया है। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई, मतलब उन्हें इस भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा गया। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। मतलब इससे प्रतीत होता है कि जो अपड़ भाषा बोलते थे वो भाषा बुलवाई जाती थी। मतलब उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की चाल, मतलब उस समय स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में कोई नहीं था। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती, और यदि उन्हें पढ़ाने के बारे में उस समय भी विचार होते तो उनके बारे में हमें कोई नियम जरूर मिलते। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। उस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे थे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था कि शकुंतला दुष्यंत ने शकुंतला से गांधार विवाह किया था और उसके पश्चात गांधार यानी प्रेम विवाह किया था, और बाद में दुष्यंत ने शकुंतला को छोड़ दिया था। तो इसने गुस्से में आकर जो कटु वाक्य लिखे थे उसके बारे में बताया है। तीसरा पॉइंट बताया कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। मतलब जिस भाषा में लिखा, अनपढ़ जो भाषा बोलते थे उस भाषा को अपढ़ यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते वो उस भाषा का प्रयोग करते थे। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते। इस तरह से स्त्रियों के प्रति उपेक्षा की जाती थी उसके बारे में बताया गया है। कि यहाँ पर कहा है कि द्विवेदी जी नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार संस्कृत के नाटकों में स्त्री पात्र प्राकृत भाषा में बोलती थी, तो प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण कदापि नहीं है। प्राकृत में बोलने वाला अनपढ़ हो ऐसा कहना गलत है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन काल की स्त्रियां संस्कृत में नहीं बोल सकती थी, वे प्राकृत में ही बोलती थी। इस कारण संस्कृत भाषा में न बोल पाने से उन्हें अपढ़ कहना अन्यायपूर्ण है। इस आधार पर उन स्त्रियों को गंवार भी नहीं कहना चाहिए। द्विवेदी जी बतलाते हैं कि वह भवभूति के उत्तरामचरित नाटक में ऋषियों की वेदांत दर्शन पर बोलने वाली पत्नियां किस भाषा में बोलती थी, अर्थात वेदांत दर्शन तो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, संस्कृत में ही पढ़ा बोला जाता है। अतः उन ऋषियों की पत्नियां भी संस्कृत बोलती थी और वह कोई गंवारी संस्कृत भी नहीं थी। महाकवि कालिदास भवभूति के नाटक जिस काल में रचे गए उस समय सभी शिक्षित लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे, ऐसा प्रमाण मानना गलत है। अर्थात उस समय संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा भी आम जनता में प्रचलित थी। जब आम लोग प्राकृत बोलते थे तो स्त्रियां भी प्राकृत बोलती रहे, तो इसमें क्या आपत्ति है। आशय यह बताया है कि शिक्षित स्त्रियां संस्कृत के साथ ही प्राकृत भाषा को बोलचाल के रूप में अपनाती थी। अर्थात प्राकृत भाषा को लेकर जो कुतर्क दिया जाता है उसका खंडन किया है यहाँ पर द्विवेदी जी ने। अब उनका कहना है कि किस तरह से जो पढ़े लिखे लोग थे वे प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्री शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, पढ़ाने की उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे लोग थे वो उन स्त्रियों के बारे में क्या विचार रखते थे उसका उन्होंने खोलकर खंडन किया है, उसके बारे में बताया है। ये शब्दार्थ हैं बेटा, दलीलें यानी तर्क, अपढ़ यानी अनपढ़ या निरक्षर, ठीक है। ये शब्दार्थ भी आप अपनी कॉपी में करें। और 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती। और शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक लिखा? प्राकृत। और
इसके अलावा भी आप प्रश्न जो मैंने पहले बताए थे कि ये निबंध है, कहाँ से लिया गया है, तो महिला मौत शीर्षक से लिया गया है तीसरा क्वेश्चन। और महावीर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, और इनकी मृत्यु कब हुई इन्होंने, और जो जिस पत्रिका का संपादन किया वह कब से कब तक किया, ये सारा आपको लिखना है। और ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख के सोल्व करें और उसे याद करें। ओके, धन्यवाद।